हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना। लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने ये एक डायग्राम देखा था जो कि एक मदरबोर्ड का डायग्राम है और इसके ऊपर मदरबोर्ड के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उसको दर्शाया गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ये जो वेरियस कंपोनेंट्स यहाँ पे दर्शाए गए हैं इन कंपोनेंट्स की जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको कवर करना है। तो हमारा मदरबोर्ड का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बेसिक यहाँ पे बताया तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर इसको डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका नॉर्थ ब्रिज और इधर लिखा हुआ है साउथ ब्रिज। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक एक पार्ट जो होता है वो हमारा नॉर्थ ब्रिज होता है और दूसरा हमारा साउथ ब्रिज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई आपको डिवीजन मिलेगा, कोई लाइन आपको मिलेगी या कोई आपको पार्टीशन मिलेगा। यहाँ पे कोई पार्टीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये नेमिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक पार्ट को हमने नॉर्थ ब्रिज बोला हुआ है और दूसरे पार्ट को हमने साउथ ब्रिज बोला हुआ है। अब यहाँ पे आपका ये क्वेरी आ सकती है कि ये नॉर्थ ब्रिज को नॉर्थ ब्रिज क्यों बोलते हैं, यानी कि ये नॉर्थ ब्रिज जो है इसके अंदर ऐसा क्या खास है इसको नॉर्थ बोला जा रहा है और इसको साउथ बोला जा रहा है। तो देखो, एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ ब्रिज होगा उसमें हमेशा ही आपको एक तरह से सीपीयू मिलेगा, यानी कि सीपीयू आपको जिस साइड में मिलेगा उसको आप नॉर्थ ब्रिज बोलोगे और जो दूसरा साइड होगा उसको आप साउथ ब्रिज बोलोगे। नॉर्थ ब्रिज में जनरली आपको ये हीट सिंक मिलेगा। हीट सिंक का काम क्या होता है वो सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। और साउथ ब्रिज के अंदर आपको जनरली इनपुट आउटपुट जो कंट्रोलर हब है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी ये सारी चीज़ अभी डिटेल में देखेंगे, अभी बेसिक समझ लो। तो ये नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज हो गया। फिर होता है आपका आईडीई कनेक्टर। आईडीई कनेक्टर का मतलब क्या होता है, इससे जो आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव होती है उसको कनेक्ट किया जाता है, यानी जो स्टोरेज डिवाइस होता है जो हार्ड ड्राइव होती है उसको आपको मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड के अंदर के ऊपर आपको बाकी कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे आपको सीपीयू मिल जाएगा, रैम मिल जाएगा, रोम मिल जाएगा। लेकिन जो हार्ड ड्राइव होती है वो मदरबोर्ड से अलग होती है, तो उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए आईडीई कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। फिर है डी रैम मेमोरी स्लॉट। ये मेमोरी स्लॉट के अंदर आपकी जो रैम है उसको रखा जाता है। फिर यहाँ पे 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, इसके जरिए जो पावर है वो आपके मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई की जाती है। फिर आपका सीपीयू फैन हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट। इसके अंदर क्या होता है, जो नीचे आपका सीपीयू लगा होता है, इस सीपीयू को जब ये सीपीयू वर्क करता है तो इसमें काफ़ी हीट जनरेट होती है। तो उस हीट को वहाँ से हटाने के लिए या उस हीट को वहाँ से एक तरह से हटा के पूरे फैलाने के लिए, ताकि वो जो हीट है उसका इम्पैक्ट जो है सीपीयू की परफॉर्मेंस के ऊपर ना हो, तो इसके ऊपर एक हीट सिंक माउंटिंग फैन लगा होता है जो उसको ठंडा करता है। फिर इसी तरह से एक सीपीयू सॉकेट है। सॉकेट का मतलब जैसे आपको बताइए, सॉकेट का मतलब है जिसके ऊपर कोई चीज़ जो है रखी जाती है, जिसमें कोई चीज़ फिट की जाती है। तो सीपीयू सॉकेट के अंदर आपका जो सीपीयू होता है उसको फिट किया जाता है। फिर यहाँ पे है कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब है बाहर से, यानी कि बाहर से जो भी इनपुट या आउटपुट लेना है उसके जो सारे कनेक्टर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टर फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। फिर है सीमॉस बैकअप बैटरी। इसका काम क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर आप ऑफ कर देते हो, जब आप उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बंद कर देते हो, तो उसके बाद भी कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है जो कि एक तरह से डेट वगैरह अपडेट करने का काम करती है। जैसे कि मान लो आपने अपना कंप्यूटर ऑफ कर दिया और 1 महीने बाद आप अपना कंप्यूटर ऑन कर रहे हो, तो भी आपके जो कंप्यूटर की डेट और टाइमिंग है वो अपडेट होती रहती है। तो वो अपडेट कैसे होती है, क्योंकि इसके अंदर जो सीमॉस बैटरी है वो लगी होती है और वो उसको हमेशा एक तरह से पावर सप्लाई करती है ताकि वो अपने डेट और टाइम को अपडेट कर सके। इसी तरह से फिर पीसीआई स्लॉट्स होते हैं। ये पीसीआई स्लॉट्स होते हैं ताकि कोई और आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट अगर इसमें ऐड करना है तो उसके लिए पीसीआई स्लॉट जो यहाँ पे दिए जाते हैं। फिर यहाँ पे एजीपी स्लॉट। एजीपी स्लॉट का काम क्या होता है कि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कोई अलग से ग्राफिक्स कार्ड वगैरह अगर यूज़ करना है, उसको अटैच करना, तो उसके लिए एजीपी स्लॉट का यूज़ करते हैं हम। तो ये सारे आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके हम लेंगे और उसके जो बेसिक डिटेल्स है उसको हम कवर करेंगे, तो हमारा पूरा जो काम है इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्थ ब्रिज को विद हीट सिंक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक। अब देखो, ये जो नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक है इसका मतलब इसका काम क्या होता है, पहले तो इसका काम समझ लो। ये जो हीट सिंक है इसका जैसे नाम से पता लग रहा है, इसका मतलब इसका काम ये है कि जो हीट है उसको रिड्यूस करना है। तो इट इज़ अ मेथड टू रिड्यूस हीट, यानी कि हीट को रिड्यूस करने के लिए, हीट को एक तरह से पूरे में फैलाने के लिए, ताकि जो हीट का इम्पैक्ट है वो मदरबोर्ड के ऊपर एक जगह पे ना हो, उसके लिए जो नॉर्थ ब्रिज है
विद हीट सिंक उसका यूज़ किया जाता है। अब देखो ये जो नॉर्थ ब्रिज है आपका, ये एक तरह से होस्ट ब्रिज का काम करता है, एक तरह से होस्ट ब्रिज का काम करता है। होस्ट ब्रिज का मतलब क्या है, यानी कि जो मदरबोर्ड का जो मेन कंपोनेंट है, यानी कि जो सीपीयू है, वो जो है आपके नॉर्थ ब्रिज के ऊपर ही होता है। इसको इसलिए बोलते हैं होस्ट ब्रिज, यानी कि जो ये एक तरह से प्लेस है आपका जहाँ पे सीपीयू आपका प्लेस किया जाता है, प्लेस दैट साइड ऑफ सीपीयू। यानी कि पूरे मदरबोर्ड में दो आपके पार्ट होते हैं, एक आपका नॉर्थ ब्रिज होता है और एक आपका साउथ ब्रिज होता है। तो नॉर्थ ब्रिज आपका वो पार्ट है जिसके अंदर आपका जो सीपीयू है उसको रखा जाता है, यानी कि सीपीयू की साइड वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ ब्रिज। तो ये आपका एक कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, नॉर्थ ब्रिज। इस इतनी डिटेल आपको इसमें कवर करनी है। अब देखो जितनी डिटेल जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर रिक्वायर्ड होगी उतनी ही मैं डिटेल वहाँ पे कवर करूँगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारी ज़्यादा डिटेल आपको कवर करवा दी जाए जिससे एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट ना हो। जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा उतना ही इन्फॉर्मेशन जो है लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करूँगा। तो ये आपका नॉर्थ ब्रिज हो गया। साउथ ब्रिज भी यहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका साउथ ब्रिज। देखो साउथ ब्रिज का काम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, साउथ ब्रिज का मेन काम होता है जो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब के रूप में ये काम करता है। तो इसको यहाँ पे लिख लो, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, ये इसका मेन काम होता है। इसके अलावा सीधा सा ये समझ लो कि पूरे मदरबोर्ड का वो साइड जहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीसीआई स्लॉट है, ये एजीपी स्लॉट है, इसके अंदर क्या है कुछ डिवाइसेस लगाए जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं साउथ ब्रिज, जहाँ पे अ साइड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, अ साइड ऑफ इनपुट आउटपुट, एक मिनट, आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, जो इनपुट होता है, इनपुट डिवाइस का मतलब होता है आगत युक्ति, और आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है निर्गत युक्ति। तो अगर कोई प्योर हिंदी मीडियम में इसको कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी सारे जो वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो सारे सेम है। नॉर्थ ब्रिज को हिंदी में नॉर्थ ब्रिज ही बोलते हैं, हीट सिंक को हिंदी में भी हीट सिंक बोलते हैं, लेकिन इनपुट जो डिवाइस होते हैं उसको बोलते हैं हम आगत युक्तियाँ, और जो आउटपुट डिवाइस होते हैं उसको बोलते हैं हम निर्गत युक्तियाँ। तो ये आप चाहो तो हिंदी में भी इसको मेंशन कर सकते हो, बाकी इंग्लिश में भी कर लोगे तो कोई ऐसी खास दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट होता है आईडीई कनेक्टर, तो इसको कवर करते हैं। आईडीई कनेक्टर, और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 2। तो ये क्या क्यों लिखा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखो जितने भी आपकी फुल फॉर्म होंगी या एब्रीविएशंस वगैरह होंगी वो सारे मैं लेक्चर के साथ ही कवर करता रहूँगा, क्योंकि लेक्चर के साथ इसको आप कवर करोगे तो इसको आप इजीली अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओगे, अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर पाओगे। तो जो भी फुल फॉर्म कहीं पे अगर आती है तो उसको मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले आईडीई की जो फुल फॉर्म है ये वो क्या है, तो आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। आईडीई फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो इसको समझने के लिए एक डायग्राम यहाँ पे मैं बताता हूँ, उसको आप समझो पहले। देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा जो होता है वो हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर्ड होता है। तो ये मान लो आपका हार्ड ड्राइव है और इसके अंदर सारा डेटा स्टोर है। जब हम इस डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो ये डेटा जो है रैम के अंदर जाता है। तो ये डेटा मान लो आ गया यहाँ पे रैम के अंदर। फिर रैम से जैसे आप आगे जाओ तो इसमें एक रोम का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे। अभी यहाँ पे समझ लो कि रैम से जो है सिर्फ सीपीयू में जाता है। तो ये फिर आगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो सीपीयू के अंदर आ गई। अब सीपीयू के अंदर कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगे, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी और कुछ वहाँ पे आउटपुट निकलेगा। तो कुछ वहाँ पे इनपुट आएगा और आउटपुट निकलेगा, और सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करेगा। ये प्रोसेस इसकी मतलब प्रोसेसिंग करेगा डेटा की। अब जो भी डेटा की प्रोसेसिंग होगी फिर उस डेटा को मॉनिटर के ऊपर शो कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन होगी उसको मॉनिटर के ऊपर शो कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक काम जो होता है आपका कंप्यूटर के अंदर होता है। अब इस पूरे डायग्राम में देखो तो ये जो सीपीयू वाला पार्ट है और जो रैम वाला आपका पार्ट है, ये जो सीपीयू का पार्ट है और जो रैम वाला पार्ट है, ये दोनों कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं।
इस पूरे डायग्राम में जो CPU है और जो रैम है, ये देख सकते हो, ये यहाँ पे CPU आपका होता है और ये यहाँ पे आपके रैम्स लगाए जाते हैं। तो ये दोनों जो है आपके मदरबोर्ड के ऊपर है, लेकिन जो हार्ड ड्राइव होती है वो मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होती, वो अलग से होती है। तो IDE कनेक्टर का मेन काम यही है कि जो हार्ड ड्राइव है उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हार्ड ड्राइव होती है उसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो IDE कनेक्टर है, यानी कि इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका यूज़ किया जाता है और इसके थ्रू मदरबोर्ड के अंदर जो हार्ड ड्राइव है उसको कनेक्ट किया जाता है। तो IDE कनेक्टर के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कुछ नहीं है, अ कनेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड। बस यहाँ पे इतना मेंशन कर लो, अ कनेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि IDE कनेक्टर का मेन काम होता है हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करना, और इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इनपुट, आउटपुट और ये प्रोसेसिंग। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बाद में अगर इसको आप रिवाइज कर रहे हो इसी नोट्स के थ्रू तो आपको दिक्कत ना हो। आई का मतलब है यहाँ पे इनपुट, और इसको हिंदी में बोलते हैं आगत। ओ यानी कि आउटपुट, और इसको हिंदी में बोला जाता है निर्गत। पी यानी कि प्रोसेसिंग, और इसको हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है निष्पादन, या इस या इसको आप निष्पादन क्रिया बोल सकते हो। तो ये आपके हिंदी में भी मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं। अब देखो, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसको मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ। जनरली जो आपके बाकी वर्ड्स जैसे मदरबोर्ड, IDE कनेक्टर, ये सारे आपके हिंदी में भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। बस यहाँ पे जो आपके जो एक तरह से लिखने का तरीका है, यानी कि इसको रोमन में ना लिख के हिंदी में इसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका साउथ ब्रिज आपका हो गया, नॉर्थ ब्रिज हो गया, IDE कनेक्टर हो गया। अब IDE कनेक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 की लिखा हुआ है, क्योंकि 2 कनेक्टर यहाँ पे दिए होते हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका DRAM मेमोरी स्लॉट, तो ये आप देख लेते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, ये जो हमने देखा IDE कनेक्टर, तो यहाँ पे एक और, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो। IDE कनेक्टर में एक होता है आपका EIDE। EIDE का मतलब क्या है? एनहेंस्ड IDE। ठीक है, तो ये भी आप एक पॉइंट याद रख लो। आप अगर आपको कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ मिलता है EIDE, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये है E का मतलब यहाँ पे एनहांस्ड। तो एनहांस्ड IDE जो होता है उसको बोलते हैं EIDE। तो कहीं अगर आपको फुल फॉर्म में अगर आती है आपकी EIDE, तो इसको आपको लिखना है एनहांस्ड IDE। ये एक तरह से एनहांस्ड वर्जन है इसी का, IDE कनेक्टर का एक तरह से एनहांस्ड वर्जन है। नेक्स्ट है आपका DRAM मेमोरी स्लॉट, DRAM मेमोरी स्लॉट, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 2 दिया हुआ है, यानी कि ये जो स्लॉट है ये भी आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर 2 स्लॉट जो होते हैं DRAM मेमोरी स्लॉट के दिए जाते हैं। अब DRAM को समझने के लिए सबसे पहले रैम समझोगी, रैम क्या होती है। तो रैम समझते हैं सबसे पहले कि हमारी रैम क्या चीज़ है। अब देखो, रैम की पहले फुल फॉर्म देख लो, तो रैम की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा रैम को कई बार क्वेश्चन आता है कि मेन मेमोरी क्या होती है। तो मेन मेमोरी जो होती है वो आपकी रैम ही होती है। तो अगर क्वेश्चन आपको आता है कि इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, इसमें से पूछा जाता है कि इसमें से मेन मेमोरी क्या है, तो मेन मेमोरी हमेशा आपको रैम पे टिक करना है। रैम जो आपकी मेन मेमोरी होती है। ठीक है, इसको मुख्य मेमोरी बोल सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये आपकी मेन मेमोरी है। अब जो आपकी जो रैम होती है वो 2 टाइप की होती है। एक आपकी होती है DRAM, और दूसरी आपकी होती है SRAM। ठीक है, जो DRAM का फुल फॉर्म होता है वो होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, यानी कि डायनेमिक रैम। ठीक है, और SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है।
तो डिफरेंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आप याद रखो कि जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जनरली जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर यही यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरली यूज्ड। तो जनरली हमारे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर डी यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज़ की जाती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी रैम मेमोरी स्लॉट। इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे मेमोरी एक तरह से रैम जो होता है उस रैम को यहाँ पे लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्लॉट जो है दो क्यों है, इसके दो होने का मेन कारण क्या है, तो इस तरह से समझो। एक तो ये समझ लो कि जो स्लॉट की संख्या वो कितनी हो सकती है। तो अगर स्लॉट्स को देखें तो रैम के स्लॉट्स देखें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर नॉर्मल जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसमें दो होते हैं, यानी कि मिनिमम आपके दो हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम आपके दो हो सकते हैं और मैक्सिमम ये हो सकते हैं अप टू 32। यानी कि मैक्सिमम आपके 32 जो रैम के स्लॉट्स हैं वो आपके कंप्यूटर में हो सकते हैं। लेकिन ये 32 ऐसा नहीं है कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स में होंगे। ये जो बड़े बड़े आपके सर्वर्स होते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा को वहाँ पे प्रोसेस करना होता है, तो जो बड़े बड़े सर्वर्स के अंदर जो है वो 32 स्लॉट्स वाले जो डी रैम मेमोरी स्लॉट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जो जनरल कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर आपके दो स्लॉट्स ही मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये दो स्लॉट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो स्लॉट्स का मतलब यहाँ पे क्या है। तो देखो कंप्यूटर जो है आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज काम करती है वो 2 की पावर n के बेसिस पे काम करती है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो n की जगह मैं 0 रखूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0। इसी तरह से अगर मैं 1 रखूँ तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से चलता रहेगा। अब इसमें मैं पावर अगर इसमें पुट करूँ तो 2 की पावर 1 जो होगा वो कितना होगा, 2 की पावर 0 होगा आपका 1, 2 की पावर 1 होगा आपका 2, 2 की पावर 2 होगा आपका 4, इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 16, 32, ये फिर आपका 64, फिर आगे ऐसे जाते जाओगे तो ये आपका 128 होगा, 256 होगा, 512 होगा और 124 इस तरह से होगा। तो ये मान लो आपके जीबी है रैम के कि 1 GB रैम, 2 GB, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। अब आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ पे अगर रैम की बात करें तो रैम बस इसी कॉन्फ़िगरेशन में हो सकती है, या तो 1 GB की हो सकती है, 2 GB की, या फिर एम बी में फिर जा सकते हो उसके नीचे। 4 GB की हो सकती है, 8 GB की, 16 GB, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024। इन्हीं कैपेसिटी की रैम जो है हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा कई जगह आपने देखा होगा कि ये कंप्यूटर है इसके अंदर 6 GB रैम है। अब जब 6 GB रैम यहाँ पे हो ही नहीं सकती तो उसको लगाया किस तरह से गया, तो यहाँ पे जो दो स्लॉट है वो काम आता है। अगर मान लो किसी कंप्यूटर में आपके 6 GB की रैम है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो फर्स्ट स्लॉट होगा उसके अंदर आपकी 4 GB की रैम लगाई गई होगी और जो सेकंड स्लॉट होगा उसके अंदर आपकी 2 GB की रैम लगाई गई होगी। तो इस तरह से जो 6 GB की रैम है वो वहाँ पे बनती है, यानी कि कॉम्बिनेशन करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे गैप है, जैसे मान लो 8 से सीधा 16 है, अब आपको 10 GB की रैम चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले स्लॉट में आप 8 GB की रैम लगाओगे, फिर दूसरे स्लॉट में आप 2 GB की रैम लगा दोगे, तो आपका टोटल जो रैम की कैपेसिटी है वो आपके 10 GB की हो जाएगी। तो इस तरह से जो दो स्लॉट्स हैं वो दिए जाते हैं ताकि जो रैम की एक तरह से कैपेसिटी है उसको हम यहाँ पे मैनेज कर सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके डी रैम मेमोरी स्लॉट्स होते हैं जिसके अंदर जो मेमोरी कार्ड्स हैं उसको वहाँ पे लगाया जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, तो इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये जो 20 पिन ATX पावर कनेक्टर लिखा है ना, ये 20 पिन भी हो सकता है और मॉडर्न टाइम्स में कई जगह पे 24 पिन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 या फिर 24 पिन ATX पावर कनेक्टर। अब देखो यहाँ पे ATX लिखा, तो पहले ATX की फुल फॉर्म जान लो। ATX की फुल फॉर्म क्या होती है? ATX की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, अब ATX जो पावर कनेक्टर है इसका यूज़ क्या है, तो सीधा सीधा इसका यूज़ है मदरबोर्ड को चलने के लिए, मदरबोर्ड को फंक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जरूरत होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो इस पावर कनेक्टर के जरिए मदरबोर्ड को दी जाती है, तो इसलिए इसका नाम है 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। अगर इसमें 20 पिन का यह कनेक्टर जो है, ये यहाँ पे जो कनेक्टर दिया हुआ है, ये अगर 20 पिन का है तो इसको बोलेंगे 20 पिन ATX पावर कनेक्टर। अगर ये 24 पिन का है तो इसको बोलेंगे 24 पिन ATX पावर कनेक्टर। तो ये जैसा पिन होंगे उसके अकॉर्डिंग हो, तो मेन यहाँ पे फंक्शन आपको ध्यान रखना है
तो ATX पावर कनेक्टर is used to give power supply to motherboard। यानी कि मदरबोर्ड को पावर की सप्लाई देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देने के लिए हम ATX पावर कनेक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका CPU फैन हीट सिंक एंड माउंटिंग पॉइंट्स। अब देखो CPU फैन हीट सिंक एंड माउंटिंग पॉइंट्स लिखा गया, इसका तो नाम से आपको समझ आ रहा है कि इसका मेन फंक्शन सीधा यही है कि जो हीट है CPU के ऊपर, यहाँ पे CPU आपका लगा होता है, यानी कि चिप आपकी लगी होती है। अब चिप जैसे ही वर्क करेगी, यहाँ पर जैसे ही कंप्यूटर आपका ऑन होगा, फंक्शन वहाँ पे होंगे, तो वो जो चिप है वो गर्म होने लग जाएगी। तो जैसे ही चिप गर्म होगी तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरने लग जाएगी। तो उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उसको हम ठंडा करें। और उसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, एक फ़ैन लगा देते हैं, एक पंखा लगा देते हैं जो हवा यहाँ पे से बाहर फेंकता है, जिससे ये जो CPU है कूल होता है। तो इसका CPU फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट का सीधा सीधा एक ही काम है, टू रिड्यूस हीट ऑफ CPU। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, टू रिड्यूस द हीट ऑफ CPU। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ CPU सॉकेट। अब देखो सॉकेट का मतलब ये आपको पता ही है, सॉकेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज़ को फिक्स किया जाए। तो इसका सिंपल सा मतलब है, CPU सॉकेट का काम क्या है, जहाँ पे CPU को जो यानी कि जो चिप होती है हमारी, उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया जाए। इसको सिंपल लिख सकते हो, अ प्लेस वेयर CPU रिसाइड्स, यानी कि जहाँ पे CPU को रखा जाता है या CPU को प्लेस किया जाता है। तो अ प्लेस वेयर CPU रिसाइड्स, यानी कि जहाँ पे CPU को रखा जाता है, प्लेस किया जाता है। तो ये आपके ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है आपका कनेक्शन फॉर या कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। अब यहाँ पे पेरिफेरल्स वर्ड का मतलब समझो, तो इस पेरिफेरल वर्ड का मतलब क्या होता है, तो बाहर से अगर किसी चीज़ को कनेक्ट करना है हमें, या बाहर से किसी चीज़ को अटैच जब हम करते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल। या इसका सिंपल ये मतलब समझ सकते हो, अ डिवाइस विच एक्सटर्नली कनेक्ट टू PC। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अ डिवाइस विच एक्सटर्नली कनेक्टेड टू PC। यानी कि PC से अगर एक्सटर्नली हम कोई डिवाइस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको हम इन्हीं कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। अब देखो पेरिफेरल्स में हम क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पेरिफेरल्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम पेरिफेरल में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस हमें कनेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई कीबोर्ड हमें कनेक्ट करना है, कोई एक्सटर्नली स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करना है, कोई प्रिंटर कनेक्ट करना है, वो सब के स्लॉट्स जो हैं यहीं पे दिए जाते हैं। तो इन्हीं स्लॉट्स के थ्रू उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा डिवाइस जो हम इसमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कनेक्टर्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स। ये कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं, तो ये कोई इनपुट डिवाइस हो सकता है। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, कोई आगत युक्ति हो सकती है, या फिर कोई आउटपुट डिवाइस हो सकता है। ठीक है। या फिर कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस था वो तो आपका IDX कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होगा, जो आपका कैबिनेट है उसके अंदर जो हार्ड डिस्क होगी वो तो आपका IDE कनेक्टर से कनेक्टेड होगा। लेकिन अगर कोई आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी है तो वो आप इन कनेक्शन के थ्रू करोगे। तो यहाँ पे जो इसके यूजेज, इसमें हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो है यानी कि बाहरी भंडारण युक्ति जो है उसको कनेक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस।
तो ये सारे जो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं, उसको हम कनेक्टर्स और इंटीग्रेटेड पेरिफेरल के थ्रू इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, CMOS बैटरी बैकअप। तो ये देख लेते हैं CMOS बैटरी बैकअप ये क्या चीज़ है। CMOS बैटरी बैकअप या बैकअप बैटरी भी इसको बोल सकते हो, बैटरी बैकअप या बैकअप बैटरी। अब देखो CMOS की पहले तो फुल फॉर्म देख लो कि CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, यानी कि लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। तो ये जो आपकी CMOS की फुल फॉर्म होती है। अब देखो CMOS का काम क्या होता है। तो देखो CMOS जो होती है, आपका कंप्यूटर जो होता है, यहाँ पे देखो तो इस तरह की जो CMOS एक बैटरी होती है, ये इस तरह की एक गोल बैटरी होती है। आपने देखा होगा कि आपके जो वॉच होती है, रिस्ट वॉच जो होती है, उसके अंदर छोटी सी एक गोल सी बैटरी होती है। उसी का थोड़ा बड़ा वर्जन मान लो, उससे थोड़ी बड़ी जो होती है वो आपकी CMOS बैटरी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह की आपकी CMOS बैटरी जो है आपकी कुछ दिखती है। अब CMOS बैटरी जो होती है, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं हम बायोस। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं BIOS बायोस। ठीक है, और ये बायोस क्या होता है, एक तरह से रोम के लिए काम करता है। तो बेसिकली काम क्या होता है, CMOS यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये जो आपका सिस्टम है, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम का एक मेन काम ये होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम क्लॉक है, यानी कि जो टाइम और डेट है, उसको ठीक से वहाँ पे मैनेज करना। क्योंकि आप देखोगे, जैसे ही मान लो आपने कंप्यूटर आपका बंद कर दिया, और कंप्यूटर बंद करने के बाद 1 महीने बाद भी अगर आप कंप्यूटर को ओपन करोगे, तो वहाँ पे जो डेट और टाइम होगी वो वहाँ पे करेक्ट आपको शो कर रहा होगा। तो अब आपको लगेगा कि कंप्यूटर को कैसे पता लगा कि ये डेट हो रही है, ये टाइम हो रहा है। तो आपको लग सकता है कि मैंने इंटरनेट ऑन किया होगा और इंटरनेट से उसने उसको अपने आप को सिंक कर दिया होगा। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप इंटरनेट को स्विच ऑफ भी कर देते, या अपने इंटरनेट का कनेक्शन आप कंप्यूटर में नहीं भी करते, बिना इंटरनेट के आप अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, तो भी वो जो डेट और टाइम है वो एक तरह से सिंक में रहती है, वो हमेशा ही करेक्ट वहाँ पे शो होती है। वो कैसे करेक्ट शो होती है, जब आप कंप्यूटर को अपना स्विच ऑफ कर देते हो या प्लग आप अपना कंप्यूटर का निकाल भी लेते हो, तो उसके बाद भी जो पावर सप्लाई है वो कंप्यूटर के अंदर चलती रहती है। पावर सप्लाई कहाँ से आती है, जो छोटी सी बैटरी है, CMOS बैटरी जो होती है, इस CMOS बैटरी से ही आपकी पावर सप्लाई आती रहती है। और ऐसा नहीं है बैटरी जो आपकी ऑफ हो जाएगी। ये अब आप मदरबोर्ड में लगी हो तो आप मान के चले कि इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें आपको इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। जनरली इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसमें छोटा सा पावर सोर्स होता है, और इसका मेन काम यही होता है कि जो हमारी सिस्टम क्लॉक है उसको ठीक से फंक्शन करने दिया जाए। अब देखो, जो हमारे एग्जामिनर्स है वो थोड़े महान टाइप के होते हैं, तो वो कई बार क्या करते हैं, वो CMOS बैटरी की जगह बायोस बैटरी लिख देंगे पेपर में, या फिर बायोस जो हमारा प्रोग्राम है तो उसकी जगह वो क्या लिख देंगे, CMOS प्रोग्राम लिख देंगे। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऑप्शन में मान लो CMOS नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे बायोस दिया हुआ है, तो उसको करेक्ट मार्क कर देना। और बायोस दिया हुआ है या प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है और वहाँ पे बायोस ना देकर CMOS दे दिया है, तो भी वहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे एग्जामिनर्स हैं वो थोड़े महान टाइप के होते हैं, तो वो कहीं पे इंटरचेंजेबली इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका CMOS है वो बैटरी है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी। ये जो बैटरी है उसको CMOS बोलते हैं। और इस बैटरी को रन करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा वहाँ पर दिमाग ज़्यादा चला लेते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि अगर आपके ऑप्शन में मान लो बैटरी पूछा है और उसमें CMOS ना हो के बायोस है, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है। तो आपका जो बायोस होता है, इसकी फुल फॉर्म पहले मैं लिख देता हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और ये बायोस क्या होता है, ये आपका एक प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम का मेन काम क्या होता है, टू फंक्शन, या इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है सिस्टम क्लॉक को मैनेज करना, या सिस्टम क्लॉक को चलाते रहना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी CMOS बैटरी बैकअप।
नेक्स्ट है आपका PCI स्लॉट्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको PCI स्लॉट, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 5। ये क्या चीज़ है भाई? तो देखो, अब पहले तो PCI की फुल फॉर्म यहाँ पे देख लो। PCI की फुल फॉर्म होती है आपकी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अब यहाँ पे देखा होगा पेरिफेरल वर्ड आपका यहाँ पे भी आया था। पेरिफेरल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई अगर कंपोनेंट हम बाहर से ऐड कर रहे हैं, उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पेरिफेरल, यानी कि बाहर से। अब PCI स्लॉट के अंदर इसकी फुल फॉर्म के अंदर भी पेरिफेरल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा डिवाइस है, कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हमें बाहर से इसमें ऐड करना है। देखो, जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर हमारे लिमिटेड कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब मान लो हमें कोई कंपोनेंट इसमें ऐड करना है, तो ऐसा नहीं कि हमारा पूरा पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। इसमें कुछ स्लॉट्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, 5 स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन 5 स्लॉट्स के अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट अगर यहाँ पे लगाना चाहो तो उसको आप ऐड कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। आप कौन कौन से जो डिवाइसेस है वो यहाँ पे लगा सकते हो, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। मान लो आपको कोई ग्राफिक कार्ड लगाना है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड कब यूज़ करते हैं हम? जब आपके जो स्क्रीन की फ्रेम रेट से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेम्स की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन आपको चलाना है, तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड का यूज़ करना पड़ता है। जो नॉर्मल टास्क होते हैं उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए होता। मान लो आपको कोई बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की गेम खेलनी है, तो उसमें आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कोई ग्राफिक कार्ड आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है कंप्यूटर में, तो आप ये जो PCI स्लॉट्स हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट स्लॉट्स, इन स्लॉट्स के अंदर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई नेटवर्क कार्ड इसमें ऐड करना है, नेटवर्क कार्ड, तो आप इन स्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर मान लो आपको कोई टीवी ट्यूनर यूज़ करना है, टीवी ट्यूनर कार्ड। टीवी ट्यूनर कार्ड क्या होता है? मान लो आपको कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल टीवी जैसा काम चाहिए, कि वहाँ पे आपके सारे चैनल्स भी हैं, आपको कोई एंटीना डिश टीवी वहाँ पे कनेक्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सको। तो उसके लिए एक टीवी ट्यूनर होता है, वो टीवी ट्यूनर कार्ड जो है वो भी आपको इसके अंदर ही ऐड करना पड़ता है। इसके अलावा मान लो कोई आपको एक्स्ट्रा USB पोर्ट चाहिए, परमानेंट नेचर का, तो एक्स्ट्रा USB पोर्ट अगर उसको आपको कनेक्ट करना, तो उसको भी आपको PCI स्लॉट्स के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटसेट्रा, यानी कि और भी बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं जिसको आप PCI स्लॉट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल दिए होते हैं, ताकि जनरली आपके इसमें 5 जो देखने को मिलेंगे कि 5 डिवाइसेस जो है वो आराम से इसके अंदर आप कनेक्ट कर सको। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स हो चुके हैं, बस एक कंपोनेंट आपका रहेगा AGP स्लॉट, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, AGP स्लॉट। तो पहले तो AGP की फुल फॉर्म जान लो। ये AGP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ठीक है। जैसे कि नाम से लग रहा है ग्राफिक्स पोर्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? ग्राफिक्स को पोर्ट का मतलब सीधा है कि अगर कोई वीडियो कार्ड है, उसको अगर हमें कंप्यूटर के अंदर ऐड करना है, तो उसको ऐड करने के लिए ये जो AGP स्लॉट्स है इसका हम यूज़ करेंगे। यानी कि सीधा अगर इसकी डेफिनेशन लिखूँ, तो अ प्लेस होल्डर दैट होल्ड्स अ वीडियो कार्ड ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि किसी कंप्यूटर का वीडियो कार्ड है उसको अगर होल्ड करना है, तो उसके लिए AGP स्लॉट दिया हुआ है, इसके अंदर आप इसको लगा सकते हो। अ प्लेस दैट होल्ड्स द वीडियो कार्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो वो जो प्लेस जहाँ पे कंप्यूटर का वीडियो कार्ड जो है उसको रखा जाता है, उसको प्लेस किया जाता है, उसको बोलते हैं हम AGP स्लॉट। अब देखो ये काम किस तरह से करता है, वो थोड़ा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क से कोई आपका जो सिग्नल होगा या फिर जो कोई आपका डेटा होगा वो आपका जाएगा रैम के अंदर। रैम से ये फिर जाएगा आपका, मैंने आपको ये डायग्राम जो है पहले भी बना के दिखाया, तो ये डायग्राम आपको याद रखना, काफ़ी जगह पे ये डायग्राम जो है आपका यूज़ होगा। तो रैम से जो डाटा या सिग्नल है ये आपका CPU के अंदर जाता है। CPU के अंदर कुछ आपका इनपुट आएगा और CPU कुछ उसका आउटपुट देगा, और CPU का मेन काम होता है इसको प्रोसेस करना, यानी कि इस डेटा को प्रोसेस करना। अब देखो, जब ये CPU इस डेटा को प्रोसेस करेगा तो ये जाएगा आपका मॉनिटर के पास। तो ये आपका मान लो मॉनिटर है, ठीक है।
अब मॉनिटर के पास जब ये डेटा जाएगा तो बीच में एक लगा होता है वीडियो कार्ड, ठीक है, बीच में लगा हुआ वीडियो कार्ड। अब ये वीडियो कार्ड जो होता है वो मॉनिटर से जाके यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो ये वीडियो कार्ड जो है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि एक तरह से प्रोसेस करता है कि मॉनिटर के ऊपर क्या चीज़ें आपको कहाँ पे दिखेंगी, किस तरह से वहाँ पे फ्रेम रेट्स जो वगैरह जो होती हैं उसको वहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एक चीज़ होती है VGA। VGA क्या होता है? ये होता है आपका वीडियो ग्राफिक्स अरे। वीडियो ग्राफिक्स, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, ग्राफिक्स अरे, ठीक है। ये VGA की फुल फॉर्म होती है। अब देखो अगेन कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं थोड़े महान टाइप के होते हैं, तो कई बार कुछ एग्जामिनेशन में इन्होंने क्या किया, जो VGA है उसकी फुल फॉर्म जो है वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर दे दी है और उसको करेक्ट मार्क भी कर दिया। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में अगर आ जाता है कि एग्जाम में अगर ये आता है वीडियो ग्राफिक्स अरे, तो आपको यही करेक्ट करना है। अगर मान लो चारों ऑप्शन में से वीडियो ग्राफिक्स अरे है ही नहीं और यहाँ पे दिया हुआ वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर, तो आपको इसको करेक्ट कर लेना है। हालांकि इसकी जो फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स अरे ही है, लेकिन कुछ महान एग्जामिनर्स जो होते हैं वो अडेप्टर भी दे देते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो VGA होता है यानी कि वीडियो ग्राफिक्स अरे जो होता है, वो यहाँ से वीडियो कार्ड से मॉनिटर में जब जो सिग्नल्स या जो डेटा उसको पहुँचाना है, तो उसके लिए VGA केबल का यूज़ किया जाता है। VGA केबल का यूज़ किया जाता है। और ये जो केबल जो होता है आपका 15 पिन का केबल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो केबल्स हैं उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में दिखाऊंगा और डिटेल में समझा दूंगा किस तरह के केबल्स होते हैं, पिन्स वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में अगली क्लास में समझेंगे। तो बेसिकली आप इतना समझो, जो AGP स्लॉट होता है वो आपका जो ग्राफिक कार्ड होता है या जो आपका वीडियो कार्ड होल्डर है उसको वहाँ पे रखने के लिए, उसको वहाँ पे प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक आपका AGP होल्डर है। तो ये आपके जो आपके मदरबोर्ड थे वो सारे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स जो कवर हो गए हैं। बाकी का पार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपकी कोई क्वेरी तो आप बता सकते हो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।